हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो कि सीआरपीसी का चैप्टर 9 था और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये जो सेक्शन ये काफ़ी अप्लाई होती है कोर्ट्स में। मेंटेनेंस सीआरपीसी में कहाँ दे रखा है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी और बीएनएसएस सेक्शन 144। तो आज हम इसी सेक्शन को समझते हैं। पत्नी, संतान, माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश। तो यदि कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, यहाँ बता दिया कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है। तो पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे केस लॉज में डिफाइन भी किया है कि केवल पुरुष ही भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्त्री भी भरण पोषण कर सकती है। ठीक है। इसको हम आगे केस लॉज इसके देखेंगे, लेकिन अगर हम इसे समझें तो व्यक्ति के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं। तो पर्याप्त साधनों वाला, उसके पास साधन पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए उसके पास। ऐसा कोई व्यक्ति है अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अब यहाँ पत्नी शब्द आने से ही लगता है कि ये जो क्लोज है ये ओनली मेल की बात कर रहा है, बट ये मेल की नहीं, आगे और भी चलना होगा जिसमें पता चलेगा कि ये मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई हस्बैंड अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, चाहे विवाहित हो अथवा न हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी कोई पत्नी जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, या ऐसी धर्मज या अधर्मज संतान, चाहे वह विवाहित हो अथवा न हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। हिज लेजिमेट और इलेजिमेट चाइल्ड। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि जब सीआरपीसी में ये खंड ख था तो उसमें यह था अवयस्क धर्मज या अधर्मज संतान, बट यहाँ से या तो इनसे बाय मिस्टेक हुआ है या लेजिस्लेचर ने कुछ सोच के किया है कि धर्मज एवं अधर्मज संतान तो लिख दिया, चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो इसका मतलब है जो कोई 18+ है उनको भी वो भी भरण पोषण के लिए अपने फादर से दावा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए, इसके लिए बीएनएस में चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। अगर इससे समझे तो यहाँ तो या तो लेजिस्लेचर से ऐसी कोई गलती हुई है कि यहाँ वो अवयस्क लिखना भूल गए। तो इसको हमने जो सीआरपीसी में पढ़ा है उसे ही लेके चलेंगे कि यह अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित है अथवा नहीं है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। धर्मज लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है, चाहे वो विवाहित हो अथवा नहीं हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसे लेजिस्लेचर को ठीक करना पड़ेगा। आगे ये खंड गए कह रहा है, बिकॉज ऐसे तो ये क्लियर ही नहीं होगा कि इसमें चाइल्ड की बात है या नहीं है। और अगर इसमें चाइल्ड की बात नहीं है तो एक 50 साल का व्यक्ति भी अपने पिता से भरण पोषण के लिए दावा कर सकता है। तो उस समय 80 साल का वो बाप या 60 साल का वो उसको भरण पोषण कर देगा या फिर उससे भरण पोषण की मांग करेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट समझ में आ रहा है। सीआरपीसी में ये चीज़ क्लियर थी, बीएनएसएस में या तो लेजिस्लेचर से गलती हुई है या अगर लॉ ने ऐसा कुछ डिफाइन किया है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे से हमें डायरेक्शंस आ जाएंगे। अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, ऐसी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, ठीक है, जिसने मेजॉरिटी प्राप्त कर ली है, और जहाँ ऐसी संतान, यहाँ इसने क्लियर कर दिया कि वयस्कता प्राप्त पुत्री है और ऐसी संतान जो है
जिसमें कि विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आती है कि अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है और चाहे उसने वयस्कता ही प्राप्त कर ली हो तो भी उसका भरण पोषण का दायित्व उसके पेरेंट्स पर ही जाएगा, ठीक है। बट इसमें विवाहिता पुत्री नहीं है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। बट खंड ख को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा है। अपने माता या पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है। क्या कर रहा है ऐसा व्यक्ति? भरण पोषण करने में उपेक्षा कर रहा है या इनकार कर रहा है, ठीक है। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह अपनी पत्नी, ऐसी संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, ऐसी मंथली अलाउंस जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, ऐसा मंथली अलाउंस दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। ऊपर कैटेगरी बता दी। इन कैटेगरी के व्यक्तियों को अगर कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति भरण पोषण नहीं करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, या उपेक्षा करता है या इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या है, ऐसे व्यक्ति को ये निर्देश देगा कि वह ऐसे व्यक्ति को मासिक संदाय करें, और ऐसा मासिक संदाय जिसका मजिस्ट्रेट निर्देश दे। इसका प्रोवाइजो जोड़ दिया। परंतु खंड ख अभी हम पढ़ के आए थे, धर्मज या अधर्मज संतान का चाहे विवाहित हो अथवा नहीं, में निर्दिष्ट पुत्री, खंड ख में जो पुत्री बता रखी है के पिता को निर्देश दे सकता है। पुत्री के पिता को क्या निर्देश देगा कि वह उस समय तक उसे बता दे जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती। अब यहाँ इसने क्लियर कर दिया ना कि वयस्क पुत्री को भत्ता नहीं मिलेगा, बट यहाँ खंड ख में लिखना भूल गए, ठीक है, कि तब तक दे जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती। और यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री अगर विवाहित है तो पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, ये एक अलग क्या कहते हैं, ये एक अलग सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो खंड ख को यहीं पे इसने डिफाइन कर दिया कि पुत्री के पिता को निर्देश दे कि जब तक कि उसको तब तक बता दे जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती। तो फिर वहाँ पर अवयस्क शब्द लिखना आवश्यक हो जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री के अगर वो विवाहित है और पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो पिता उसका भरण पोषण करेगा, ठीक है। आगे इसका प्रोवाइजो और कह रहा है कि परंतु यह कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है, मासिक भत्ता की कार्यवाही चल रही है उसकी लंबित रहने के दौरान यह आदेश दे सकता है कि वो अपनी पत्नी, संतान, माता पिता को इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण दे। अंतरिम भरण पोषण के मासिक भत्ते की ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का वो निर्देश दे। तो इसको अगर वन लाइन में समझे तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर भरण पोषण करने वाले व्यक्ति को अंतरिम भरण पोषण के लिए भी कहता है कि अगर जब तक कार्यवाही चल रही है तब तक आप ऐसे व्यक्ति को अंतरिम भरण पोषण दें। अब इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है कि परंतु यह कि दूसरा परंतु, मतलब इस परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के व्ययों का कोई आवेदन, इसके लिए कोई भी जो आवेदन है वो यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। अब यहाँ टाइम ड्यूरेशन बता दी कि कितने दिन में ऐसी चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो 60 डेज, 60 दिन के भीतर इस आवेदन को निपटाया जाएगा कि भाई हमें अंतरिम भरण पोषण दिलवाया जाए जब तक कार्यवाहियाँ चल रही है। ओके, अब आगे इसका स्पष्टीकरण आ गया। इसका स्पष्टीकरण हमें क्या कह रहा है? इसका स्पष्टीकरण कह रहा है कि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पत्नी के अंतर्गत कौन महिला आएगी? तो इस के प्रयोजन के लिए पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला है जो जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, ठीक है, या फिर जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला आएगी जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया या उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और इसके अंतर्गत पुनर्विवाह नहीं आएगा।
पत्नी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो सेकंड वाइफ है वो इसमें पत्नी नहीं मानी जाएगी, वो उसके अधर्मज संतान की माता ही मानी जाएगी। पत्नी शब्द का दर्जा केवल जो प्रथम विवाहित पत्नी है उसे ही दिया गया है, पत्नी शब्द का दर्जा। अब इसका आ गया क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड क्या कह रहा है? भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसी कोई भत्ता, कार्यवाही और व्यय आदेश की तारीख से, क्या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होंगे। तो कब से दिया जाएगा ये? तो ऐसा भरण पोषण के लिए जो है वो या तो आदेश की तारीख से या जब आवेदन किया गया तब की तारीख से संदेह होगा। आगे इसका क्लोज कह रहा है, क्लोज 3, कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, उसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया गया और ऐसा व्यक्ति आदेश का पालन करने में असफल है और आदेश के प्रत्येक भंग के लिए मजिस्ट्रेट देय रकम की ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको जो रकम बताई गई थी उस रकम को की वसूली के लिए वारंट भी जारी कर सकता है, जैसी रीति से जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए उपबंधित है। जुर्माने को उद्ग्रहित करने के लिए जो रीति उपबंधित है ना, उसी रीति से। और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाहियों के व्यय या उसके किसी भी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए या यदि उसने पहले चुका दिया है या चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। अब ऐसे व्यक्ति को जिसने कि ऐसा अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण के पूरा भत्ता या कार्यवाहियों का जो खर्चा हुआ है उन खर्चों को ऐसा व्यक्ति नहीं चुका पाया है तो उसे 1 माह तक का कारावास का दंडादेश दिया जा सकेगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। 1 माह तक का कारावास दिया जा सकेगा। अब इसका प्रोवाइसो कह रहा है कि परंतु इस धारा के अधीन देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट जो है तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक को रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको देय हुई 1 वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन नहीं कर दिया जाता। अब न्यायालय किसी व्यक्ति के लिए ये भरण पोषण की रकम देने के लिए, किसी रकम की वसूली के लिए कोई भी वारंट किसी व्यक्ति को कब तक जारी नहीं करेगा? तब तक जारी नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी रकम को उद्ग्रहित करने के लिए जो व्यथित व्यक्ति हैं उनके द्वारा न्यायालय में जब से वो आदेश दिया गया था तब से 1 वर्ष के भीतर आवेदन नहीं कर दिया गया है। ऐसा आवेदन जो है वो 1 वर्ष के भीतर ही करना आवश्यक है। आगे प्रोवाइजो इसका कह रहा है कि यह और कि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके, अब ऐसा व्यक्ति अगर पत्नी का भरण पोषण कर रहा है तो कौन कौन सी शर्तें रख रहा है? ऐसी शर्त रख रहा है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ऐसा उसके कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार करेगा। तो मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि भई आप क्यों अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते? उसके जो वो इनकार के जो आधार बताएगी उस पर मजिस्ट्रेट विचार करेगा और ऐसी प्रस्तावना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देना न्याय संगत है, ठीक है। अब पति को बोल दिया आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण देना है। अब भरण पोषण तो कौन दे पत्नी को? पति कहता है कि भरण पोषण तो दे दूंगा, ये मेरे साथ रहे, साथ रहे, घर का काम करे तो भरण पोषण की कुछ वसूली तो हो जाएगी। और पत्नी पर्याप्त कारण बताती है पति के साथ नहीं रहने के और मजिस्ट्रेट को वो कारण उचित प्रतीत होते हैं तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश देगा कि आपकी ऐसी शर्तें मान्य नहीं है, आप भरण पोषण करो। अब इसका स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? यदि पति ने अन्य महिला से विवाह कर लिया, कौन कौन से रीजन से पति ने किसी अदर महिला से विवाह कर लिया, या वह रखेल रखता है, अनदर वुमन को रखता है, या
तो यह पत्नी के द्वारा उसके साथ इनकार करने का न्याय संगत आधार माना जाएगा। अब ऊपर था ना कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कोई न्याय संगत आधार तो मजिस्ट्रेट मना कर सकते हैं। तो वो न्याय संगत आधार कौन कौन से होंगे? तो वो न्याय संगत आधार यही होंगे कि अगर उसने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है, या फिर वो कोई अदर वुमेन को वो किसी मिस्ट्रेस को रखता है, तो ये पत्नी के लिए न्याय संगत आधार माने जाएंगे कि वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे। आगे इसका क्लोज 4 कह रहा है कि कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाहियों की व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। अब कोई पत्नी किन आधारों पर अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी? वो कौन से आधार होंगे जहाँ पर पति को यह अधिकार है कि वो उसे भरण पोषण नहीं दे? तो वह है कि यदि वो जाड़ता में रह रही है, सी लिव्ड इन एडल्ट्री, या वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे। 3 कारण आएंगे। या वे दोनों पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं। तो सबसे पहले या तो वो एडल्ट्री में रह रही है, या वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे कि भाई आपको दिलाना है तो दिलाओ, मैं तो नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। या फिर वे पारस्परिक सहमति से अपनी म्यूचुअल कंसेंट से ही दोनों बंदे अलग अलग रह रहे हैं। तो इन आधारों पर पत्नी जो है वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। पति के लिए ये अच्छे आधार है कि उसे भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्लोज 5। क्लोज 5 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट ये साबित होने पर ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है कि पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया था जाड़ता की दशा में रह रही है, पर्याप्त कारण के बिना पति से के साथ रहने से इनकार कर रही है, या पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भरण पोषण का आदेश भी दे दिया और पति के द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि भाई ये आधार है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है अगर उसने पत्नी के पक्ष में कोई आदेश भी दिया है। कब? जबकि वह एडल्ट्री में रह रही है, जब वो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी पति के साथ रहने से इनकार करती है, सफिशिएंट रीजन नहीं है उसके पास अपने पति के साथ रहने के लिए। और नेक्स्ट है कि वे पारस्परिक सहमति से दोनों अलग रह रहे हैं। तो ये थी अपनी सेक्शन CRPC 125, BNSS सेक्शन 144। इसमें केस लॉज बहुत हैं, इसका एक अलग से सेशन बनाएंगे केस लॉज का।